हरियाणा में कुछ दिनों के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे कहें कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त टिकटों को लेकर के मारामारी है। जिसको देखो वही टिकट की बात कर रहा है। अगर हम बात कर ले महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें और रेवाड़ी की 3 सीटें और गुरुग्राम की 4 सीटें, तो यहां पर भी कहें कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। और बावल में तो कहें इससे ज्यादा और भी खतरनाक स्थिति है। वहां एक ही टिकट पर, कांग्रेस की टिकट पर कहें 50 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान के अंदर है। जिसको देखो वो टिकट पर यानी कि आश्रित है। तो तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे टिकट को लेकर के क्या सोचते हैं। प्रवीण राव और बॉबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नारनौल से हैं सुरेंद्र चौधरी जी और साथ के अंदर है विनय यादव जी, राजनीति विश्लेषक है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से टिकट की खुमारी लोगों पर चढ़ी है, हर किसी को लगता है अगर टिकट मुझे मिल जाएगी तो मैं जीत जाऊंगा। और ये हाल रेवाड़ी के कमोबेश तीनों विधानसभा क्षेत्रों में है। ऐसा ही हाल कमोबेश महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटों में है और गुरुग्राम में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। तो तमाम चीजों पे बात करेंगे। बॉबी राव जी, पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं। रेवाड़ी की 3 सीटें हैं। बावल की कल आपने खबरें देख ली होंगी, लगातार हम आपको दिखा रहे। रेवाड़ी का हालात आप देख ही रहे हो, कोसड़ी का हालात आप देख ही रहे हो। अरे भाई क्या हो गया है, जिसको देखो वही विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयार है, टिकट के इंतजार में बैठा है। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, ये तो एक आप जिसे कहते हैं ना कि वो सर्दियों में कपड़े की सेल लगती है या अभी गर्मियों में कपड़ों की अब सेल लगेगी, ये तो ऐसा माहौल हो रखा है। आप ही कल बता रहे थे, दिखा रहे थे कि 50 से ऊपर कैंडिडेट तो बावल के अंदर हैं, 20 से ज्यादा 25 ज्यादा कैंडिडेट रेवाड़ी भी होंगे। इतने ही मैं 4-5 दिन पहले कोसड़ी गया था तो वहां भी इतने ही आदमियों ने अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये लोग आज से हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर पहले कहाँ थे। इनका हमने कभी किसी का नाम ही नहीं सुना था कि ये आदमी भी टिकट के लड़ने वाला है। आप पूछते हैं भाई ये कौन है, भाई बोले जी मैं तो इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये तो लोगों को देखना है। एक तो क्या है कि जो हमारा राजनीतिक जो किसे कहते हैं कि चरित्र, वो हिंदुस्तान में बहुत गिर गया है। अब जिसको देखो वही वो सोचता है कि एमएलए बन जाओ एक बार, अपनी गरीबी दूर कर लो, परिवार की गरीबी दूर कर लो, रिश्तेदारी गरीबी दूर कर लो। ये तो इनने एक व्यवसाय, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, व्यापारीकरण और व्यवसायीकरण। बात आप ठीक कह रहे हैं, गरीबी दूर कर लो, लेकिन उसके लिए भी पूंजी लगानी पड़ती है। बावल में हम होकर के आए हैं 60 से 65 लोग। कोई अगर रिटायर हो रहा है तो वो यानी कि टिकट की दौड़ के अंदर है, कोई रेवाड़ी से जा रहा है टिकट की दौड़ के अंदर है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। भाई आरक्षित सीट है, इलाके के लोगों को टिकट मिले। और वहां इस बात का विरोध भी हो रहा है। बाहरी वर्सेस अभी से हो गया कि भाई बाहरी को टिकट मिलेगी तो हम विरोध करेंगे। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो भी ऐसे दमदार नहीं है कि चुनाव लड़ने का मादा रखते हो। कल हमने एक कैंडिडेट से पूछा, भाई आपके पास इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए, चुनाव का मतलब तो खर्चा होता है, तो भाई आपके पास इतनी आशंका, बोलो जी वो भी देखा जाएगा। तो आप ये देखिए कई ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास कहें बावल से रेवाड़ी आने तक का किराया नहीं है, लेकिन बस लगा दिया जी पोस्टर, अपना नाम बना लो, अपनी पहचान बना लो। मोहनलाल जी, ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव उतरते हैं, तभी तो भ्रष्टाचार इस देश के अंदर चरम सीमा पे है। अनपढ़ लोग जिनको पता नहीं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, वो लोग अपने राजनीति करने उतरते हैं। अब ये दुर्भाग्य है इस देश का, प्रदेश का भी, और हमारा तो है ही दुर्भाग्य कि हम योग्य व्यक्ति तो आज की तारीख में जो योग्य है, जो जिसको चुनाव लड़ना चाहिए, वो इच्छुक नहीं है। इच्छुक इसलिए नहीं है कि राजनीति के अंदर अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि जो भी पार्टी है, पार्टी को भी कैंडिडेट ढूंढती है तो पार्टी कैंडिडेट वो ढूंढती है जो उसकी रबड़ स्टाम्प हो, कि पार्टी उसके हिसाब से चलाए तो चले, पार्टी में थोड़ा बहुत विरोध करे, या जो जो भी जन समस्याएं उठाएगा। पार्टी को ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए, पार्टी को यस मैन चाहिए कि जिता के भेज दिया, ठीक है तू भी कमा और तू पार्टी के लिए चंदा भेजा कर और हमें भी पैसे कमा के दे। लेकिन बॉबी जी बॉबी जी कल एक चीज देखने को हमें मिली कि वहां के जो लोग हैं और जो पहले ऑलरेडी वहां पर मंत्री रह चुके हैं, शकुंतला भगवाड़िया हो, डॉक्टर एमएल रंगा हो, बनवारी लाल जी हो, या इससे पहले जो वहां से लोग, उनसे निराश है। बोला हम यहाँ से जिता जिता के भेजते हैं, हमारे इलाके का काम नहीं होता। बनवारी लाल जी को भी लेकर के देखिए लोगों में निराशा है कि भाई जब हमारे काम नहीं हुए, इलाके का काम नहीं हुआ,
तमाम लोगों से, सहकारिता विभाग का भी देखा आपने, खुद लोग वो मानते हैं, उनको पता है कि जब ये सहकारिता मंत्री थे वहां पर किस तरीके से मामला सामने आया था, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं उसको भी लेकर के लोगों में निराशा है। तो उसको किस तरीके से मोहनलाल जी, देखते हैं? मोहनलाल जी, आप जिन जिन महानुभावों का नाम ले रहे हो, इनने पैसे कमाने के अलावा, अपना घर परिवार बनाने के अलावा किसी का काम नहीं किया है। आप सोचो कि रंगा साहब ने किसका काम किया। मुझे एक समझ से बाहर आदमी है। रंगा साहब एक शिक्षाविद आदमी थे, वीसी थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक मानी यूनिवर्सिटी थी, उनके वीसी थे। बाद में जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी बने। और आज उम्र के इस पड़ाव में वो भी अब गाड़ी पर लटकते हुए फटकते हुए घूम रहे हैं। रंगा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, नीचे फर्श पे बैठ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये है कि उनका ये रंगा साहब को शोभा शोभा देने वाली बात नहीं है कि वो राजनीति करे, मगर नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां कि तो किस सारे ही लटक रहे भाई, चाहे नीलम भगवाड़िया हो, चाहे और हो, जसवंत हो। यानी कि देखिए, दीपेंद्र दीपेंद्र मैं हुड्डा उस पे है, आ रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा है, मैं तो यानी कि पूरे पावर को पोस्टरों से पार दिया। यानी कि देखिए कैसे, यानी कि लोग मैं पोस्टर छपा रहे हैं, रेवाड़ी से मैं पहुंच गए लोग, मैं बोले जी उसी हम भी बात पे, टिकट के दावेदार हैं। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे हैं कि भाई अपना अभी जोर लगाओ, तुम्हारा भविष्य थोड़ा बहुत भाई भाई सुधर जाएगा आने वाले 5 साल में। लड़ाई वो चल रही है। और रहा बनवारी लाल का, बनवारी लाल तो हरियाणा के इतिहास में शायद मुझे लगा है कि सबसे भ्रष्ट मंत्री साबित हुए। इनसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी, इनसे ज्यादा नकारा आदमी, इनसे ज्यादा धोखेबाज आदमी, जिसने इलाके का फंड शायद 24-25 करोड़ रुपए इलाके के लिए वो पैसा खा गया, तो ये आदमी तो अपनी औलाद का नहीं हो सकता। लेकिन ये कहां से लोगों का, बावल में तो चर्चा है, बोलो भाई भाजपा का कमाऊ पूत मंत्री है। मैं कह रहा हूं कमाओ पूत खुद भी कमाया, पार्टी को भी कमा के दिया। चर्चा क्या है, ये पूरे 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 हरियाणा को पता है। बनवारी लाल जितना भ्रष्ट आदमी, उसका तो नाम एक गाड़ी बन गया है। उसका नाम लेना मतलब कि आप अपनी जुबान खराब कर रहे हो, और उसका तो नाम तो वो हो गया है। उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। मनमोहन लाल जी, कब तक क्या चर्चा करोगे गंदे आदमी का नाम लेना, तो या उसके बारे अब में देखिए पूछना ही तो देखिए व्यर्थ बात है। वहां पर दो तीन नए नाम निकल कर आए हैं। मैंने कल वहां खूब सारा सर्वे करा। एक मुकेश जूली करके हैं, जो टिक्काराम जूली के भाई है, वो बावल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर को, यानी कि कहे पूरे पोस्टरों से पटा दिया, लोगों की जुबान पे उनका नाम है। देखिए उन्होंने ऐसा प्रचार किया, लोगों की जुबान पे उनका नाम आ गया। बोला हाँ जी मोहनलाल ये जी, टिकट के दावेदार है, इनको टिकट मिल मोहनलाल सकती जी, है इनकी। मोहनलाल जी, मुकेश जूली को, टीकाराम जूली एक राजस्थान से एमएलए है, उसका भाई है ये। अब इनने तो बताया ना कि इनने तो राजनीति का व्यापारीकरण कर लिया है कि भाई थोड़ा बहुत भाई ने वहां से पैसा कमाया है तो भाई पैसा यहाँ लगाओ और भाई को यहाँ विधायक बना लो। यहाँ के लोग बेवकूफ है क्या? कोई राजस्थान का आदमी या राजस्थान का रहने वाला आदमी यहाँ के अगर इलेक्शन लड़ेगा तो इलाके के लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ है, या उन्हें क्या समझ रखता है? भाई पार्टी मैसेज दे रही है, बब्बर को उतारो नहीं उतारो रेवाड़ी में, बताइए। राव इंद्रजीत के बराबर में राव इंद्रजीत के पसीने ला दिए, तो भाई क्यों नहीं? राजनीति के हाँ अंदर हाँ, सब अपना किस्मत आजमाते हैं, लोकतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मोदी जी नहीं 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 नहीं, वाराणसी से जाके लड़ रहे चुनाव। मोदी जी चुनाव लड़े थे, आपकी बात ठीक है। मोदी जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मोदी जी एक बार क्या नाम है देश में 2 साल पहले घूमे भी थे, चुनाव होने से पहले। 2014 से पहले मोदी जी 2 साल पहले घूम रहे देश में। जुल्ली साहब तो अभी 3 महीने पहले, चुनाव के 2-3 महीने बच रहे हैं, और 3 महीने पहले ये सैकड़ों कैंडिडेट जो इकट्ठे हो गए हैं। आपने नाम सुना था ना कोई महीने भर पहले कि तो कोई मैं बोल मुकेश जुल्ली है, कोई फलाना है, कोई दिनकर नाम सुना? आप खुद बताओ, आप तो पत्रकार हो, आप तो फील्ड में रहते हो, अरे तो आपने जब तो इनमें से अरे कितने तो कितनों का अरे नाम तभी सुना तो था? हम बताइए मुझे आप। पैनल पे बैठे हैं, मुझे औरों को भी जोड़ना है। मैं चलिए एक बार नारनौल से जोड़ लेता हूँ। नारनौल में भी देखिए कमों पे ऐसी स्थिति है, महेंद्रगढ़ के अंदर। सुरेंद्र जी, हाँ जी मोहनलाल जी, अरे ऐसा है। वहां भी यही हाल है कि एक अनाज 100 बीमार। आपके तो 4 विधानसभा क्षेत्र है, हमारे तो 3 है। मोहनलाल जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2019 में 3 विधायक चुन करके आए थे, और एक महेंद्रगढ़ से है, वो कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह चुने गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे डॉक्टर अभय सिंह यादव है नांगल चौधरी से, ये 20,000 वोटों के मार्जिन से जीते। ये जो अपना ओम प्रकाश एडीओ नारनौल से, ये 15,500 वोटों से। तो पार्टी का क्राइटेरिया है। तो इनमें से मुझे नहीं लगता भी किसी की टिकट शायद ना कटे, क्योंकि काफ़ी मार्जिन से फिर लोकसभा के चुनाव में चारों विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी का कैंडिडेट धर्मवीर जी ने लीड ली है। मुझे लगता है कि बीजेपी में तो सिर्फ अटेली में
क्योंकि आरती राव ने जो है उनकी पहली प्रायोरिटी अटेली की लगती है और बड़ी भारी पूरे जिले में रूमर भी है कि आरती ही कैंडिडेट होगी। तो अटेली में कुछ लगता है अभी बीजेपी का कैंडिडेट चेंज हो सकता है। तो फिर संतोष कहां जाएगी, वो भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस से राव नरेंद्र अटेली से तैयारी कर रहे हैं, क्या भगदड़ मचेगी वहां पर भी? बिल्कुल बिल्कुल भगदड़ जरूर मचेगी मोहनलाल जी। उनके बारे में है भी, कोई नारनौल शिफ्ट होगा, कोई महेंद्रगढ़, कोई नांगल चौधरी की प्रयास करेगा, क्योंकि वहां तो बैठे हुए हैं। इसलिए नारनौल के अंदर जैसे कांग्रेस से राव नरेंद्र सिंह है, उनका नाम रह रह के आ रहा है कि वो नारनौल से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो और इसी हैट्रिक प्रकार करेंगे क्या, हैट्रिक करेंगे क्या? हार की 2 बार हार चुके हैं नारनौल से। नहीं, अब ये तो देखो भविष्य ही बताएगा कि भाई हैट्रिक बनेगी या वो यहाँ से अब की बार विधायक बनेंगे। ये तो भविष्य ही बताएगा मोहनलाल जी। लेकिन लेकिन वहां पर भी कई उम्मीदवार मैदान के अंदर है जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं। आपके नारनौल में तो मेरे ख्याल से 4-5 लोग हैं, कोई रिटायर्ड जज है, कोई और नेता है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर भी। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के अंदर टिकटों के जो दावेदार हैं वो काफी हैं, लेकिन उनके अंदर से जैसे अभी बोबी लाल जी कह रहे थे, उनका किसी का 3 महीने पहले पदार्पण हुआ है, किसी का 6 महीने पहले, लेकिन इसमें सीरियस कोई 2-4 ही हैं। अब जैसे नारनौल से हैं राकेश यादव हैं जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, वो काफी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। और अगर राव नरेंद्र सिंह अगर यहाँ नहीं आते तो शायद टिकट ले लें। राव सुखविंदर सिंह जी हैं से, जो कि पहले एससी बिजली बोर्ड से रिटायर्ड है, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। संजय यादव हैं पटिकरा से, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, वो भी यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं, लेकिन टिकट अब एक को मिलेगी। अब वो टिकट किसको मिले ये तो उनका पार्टी हाईकमान ही फैसला करके। चलिए, महेंद्रगढ़ से जानकारी मिल रही है रामविलास की भी टिकट कर सकती है इस बार शर्मा जी की। वहां पर भी कह रहे नया चेहरा लाने के मूड में है। और जो सूचनाएं मिल रही है कि नांगल चौधरी से भी अभय सिंह जी की टिकट कर सकती है, किसी नोन अहीर को टिकट दे दे, तो इस तरीके की चर्चाएं हैं वहां पर भी। लाल जी, चर्चाएं तो चलती रहती हैं, अफवाहें भी चलती रहती हैं, लेकिन प्रोफेसर रामविलास का पद इतना बड़ा है कि शायद उनकी टिकट ना कटे। और डॉक्टर साहब क्योंकि सिंचाई मंत्री है नांगल चौधरी से, तो और 20,000 वोटों से जीते हैं, तो उनकी भी टिकट लगता नहीं भी कोई काट पाएगा। कैसी बातें करते हो सुरेंद्र जी, आप कद की बात करते हो। इस पार्टी में पता नहीं किसकी टिकट कट जाए, यहाँ हमारे कापड़ीवाल जी की टिकट कट गई 2019 में। तो मोहनलाल जी, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन समय के ऊपर टिकटें तो कट सकती है। अब कल को मान लो राव इंद्रजीत सिंह जी है, धर्मवीर जी हैं, और ये पार्टी का कोई इश्यू बनाए भी इन्होंने हमारे चुनाव में मदद नहीं की और हाईकमान इनकी बातों को मान ले, संभव हो सकता है किसी की टिकट कट जाए। लेकिन आज हम नहीं कह सकते भी डॉक्टर साहब की टिकट कट जाएगी या ओम प्रकाश की टिकट कट जाएगी। आज हम उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि पार्टी का कोई। लेकिन राव तो बड़े नेता हैं। देखिए, पिछली बार नरबीर की कट गई, जो टिकट बांटने वाले थे। नरबीर ये कहते थे हम टिकट बांटने वाले में, उन्हीं की टिकट कट गई। और इस बार वो फिर टिकट की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हैवी है। उधर राव इंद्रजीत आरोप लगा रहे थे चुनाव के बाद। लेकिन अगर कहीं राव इंद्रजीत की चल गई तो आपको लगता है अभय सिंह का भी 36 का आंकड़ा है, टिकट कटने में देरी नहीं लगेगी? मोहनलाल जी, अब राव साहब के चलने के बारे में तो हम क्या कहें। अब उन्होंने पीछे कहा भाई मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उनकी मौजूदगी के अंदर आपने देखा यहाँ महेंद्रगढ़ में भी और पंचकुला में गृह मंत्री ने खुद कह दिया कि भाई अगला चुनाव का जो नेतृत्व है वो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राव साहब के बारे में आज बिल्कुल असमंजस में है लोग कि वो क्या चुनाव आते आते राव को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मान के लिख लीजिए, चाहे मिस्टर कुछ भी कह गए हो, क्योंकि सीट चाहिए अहिरवाल की। 4 आपकी है, 3 हमारी है, 4 गुड़गांव की है, और भी सीटें हैं आसपास की। मुझे नहीं लगता, शायद वो अपनी लड़की आरती राव को ही कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाएंगे और उसी का ये सारा दबाव है उसी की सीट के लिए। जैसे उन्होंने आरती राव ने खुद भी कहा है कि या तो भाजपा से लड़ूंगी, नहीं मिलेगी टिकट तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी, या मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी। तो ये इस पे मैं बॉबी जी को जोड़ूंगा, फिर मैं विनय जी के पास जाऊंगा। भाई बॉबी राव जी, आप तो राव के खास समर्थक, आप तो सुरेंद्र जी ने एक नई बात छेड़ दी। भाई पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी तो आरती राव जो निर्दलीय भी लड़ सकती है। भाई इंसान मन से लड़ लेना। सर ऐसा है, आरती बहन जी का अपना डिसीजन है चुनाव लड़ने का, चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगी वो। ठीक है जी, ये मैं आपको पहले कह रहा हूं कि आरती जी चुनाव डेफिनेटली लड़ेगी।
और रही बात इनकी, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि राव साहब सिर्फ आरती जी के चक्कर में है, तो मैं आपको ये पहले बात बता दूं, आरती की टिकट के लिए सिर्फ राव साहब कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कि आप सोचो कि आरती को टिकट दे दे अटेली से पार्टी और कभी किसी कैंडिडेट को उतार दो, नहीं। राव लेकिन साहब आज दिन आरती तक के के तो हालात बॉबी जी टिकट यही लग रहे हैं। राव की चुप्पी को देखते हुए जो राव धाड़ रहे थे, अमित शाह के आने के बाद एकदम से मुंह बंद हो गया, और अभी जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में आए, राव की आवाज भी नहीं मुंह बंद निकली नहीं हुआ, खाली, जबकि अमित शाह ने बोला मुंह बंद नहीं हुआ, से लेकर गुड़गांव तक आपका मुंह पता बंद चलता है, तो वहां बताना चाहिए था भाई मेरा पता मुंह चलता बंद, था। आप नायर सानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नायर सानी जिता देंगे अहिरवाल की सीटें। मोहनलाल जी मुंह बंद नहीं हुआ है। राव साहब ने, अमित शाह जी आए थे, उनके सामने भी अपनी जो दक्षिण हरियाणा की कुछ मांगे थी, रखी थी, बताया था कि भाई कैसे कैसे भाई क्रीमी लेयर के ऊपर मनोहर लाल जी खट्टर जी ने इस इलाके का नुकसान पहुंचा दिया। भाई 8 लाख रुपए करना था, क्रीमी लेयर 6 लाख रखा, 2 लाख की वजह से कितने हजारों बच्चों की यहाँ नौकरी से तो वंचित हो वो गए। राव साहब को 8 साल से नहीं पता था, वो राव साहब को 8-9 साल से नहीं पता था क्या हाल करती है क्रीमी लेयर को लेकर। 8-9 साल पहले नहीं हुआ था सर, ये तो अभी हुआ है सर। ये कोई 8-9 साल, कोई ये जो आप बता रहे हैं, जो ये क्रिमिनल वाला, ये कोई 8-9 साल पहले नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है रिसेंटली, मतलब कुछ 2-3 साल पहले हुआ है ये। अब खट्टर साहब को इन्होंने पहले आपकी बात ऊपर रख दो, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए जब देश में मोदी जी ने लागू कर दिया, फिर हरियाणा से क्या दुश्मनी थी? जब राव साहब जब खट्टर साहब आप कमाल कर रहे हो सर, आप तो कमाल कर रहे हो मोहनलाल जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो मनोहर लाल जी ने वो काम कर दिए जो पूरे देश में नहीं हुए। किसी देश के अंदर परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है क्या? किसान के लिए पोर्टल है क्या? किसान पोर्टल पर रजिस्टर करवाए क्या? अपना जमींदारा करेगा। इस पोर्टल ने पूरे हरियाणा की जयराम जी की कर दी है। जो ये पोर्टल आके छोटा था ना, इस पोर्टल ने, इस बीजेपी के पोर्टल ने इनकी पोर्टली बांध दी है बीजेपी की। सारा देश, सारा प्रदेश इन्हें दुखी कर दिया। पूरे नौजवान इनने दुखी कर दिए, बुजुर्ग इनने दुखी कर दिए, किसान इनने दुखी कर दिए, व्यापारी इनने दुखी कर दिया। अरे तो राव साहब हिम्मत दिखा देते नहीं मेरे भाई, सांसद थे अहिरवाल से नाराजगी अब आप कर रहे हो। राव साहब के हाथ में क्या था जी? मुख्यमंत्री करने वाला है। राव साहब ने तो बार बार कहा इस बारे में कि भाई पोर्टल में तुम लोग गलत कर रहे हो ये, मगर मानने को तैयार था। खट्टर साहब तो एक अपना अलग वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में पहले, यानी कि जब राव को चुनाव में धक्का लगा तो राव पोर्टल की बात करते हैं, राव कहते बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, 10-10 घंटे कट लग रहे हैं। सर पहले भी बात करते रहे हैं, हमेशा बात करी है गुड़गांव के विकास के लिए। हमेशा राव साहब ने सबसे पहले बात उठाई थी। राव साहब ने गुड़गांव मनोहर लाल जी के खट्टर के स्टेज पे कहा था कि हम लोग 70% रेवेन्यू देते हैं आपको पूरे हरियाणा के अंदर, और आप लोग हमारी पूछ नहीं करते हो। चलिए विनय जी को जोड़ देता हूँ। विनय जी बैठे काफी देर से। विनय जी भाई, दोनों को आपने सुन लिया, बावर हो, रेवाड़ी हो, कोसड़ी हो, नारनौल हो, और आपके चाहे गुड़गावा हो, बादशाहपुर हो, और अब तो तमाम जगह से निकल के आ रहे हैं। राव नरबीर भी कह रहे हैं मुझे बादशाहपुर से टिकट मिल जाए, पार्टी मेरा पोर्टफोलियो देख ले, सर्वे करा ले। तमाम लोग यानी कि लगे हुए हैं। एक एक जो कहेंगे छोटा से छोटा नेता, उसको भी लग रहा है तू तो टिकट मिल गई तेरे को, जिससे बात करो टिकट मेरी जेब में। मेरी बात होगी आला कमान से, किसी की राहुल गांधी से होगी, किसी की सोनिया गांधी से होगी, किसी की खड़गे से होगी, किसी की खट्टर से होगी, किसी की दीपेंद्र से होगी। यानी कि तमाम लोगों ने अपने अपने नंबर बना लिए। ऐसे बीजेपी के अंदर देख लो आप, जिस नेता को देखे कभी कोई मुख्यमंत्री से मिल रहा है, कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहा है, एक अपनी गाड़ी में गमला रखते हैं, एक मोमेंटो रखते हैं, लेयर मिल लेते हैं वो। तो क्या सबकी टिकट पक्की है क्या? मोहन जी देखिए, इस समय देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका हरियाणा में वर्चस्व है, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इतने सारे कैंडिडेट हो गए टिकट के दावेदार, उन्होंने एक चुनाव का माहौल बढ़ाने के लिए पार्टी ने सभी को थपकी मार रखी है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम किसी एक का नाम अभी से रखें और उसका नुकसान चुनाव तक हमें भुगतना पड़े। चुनाव की आखिरी दिन तक, टिकटें बंटने तक सबकी टिकटें फाइनल रहेगी, सबको थपकी मारी जाएगी, ताकि चुनाव प्रचार होता रहे, वो लोग पैसे लगाते रहे, झंडे पोस्टर लगते रहे, पार्टी की वो जय बोलते रहे, लोगों में राजनीतिक माहौल गर्माहट में रहे। तो एक ये भी तरीका है राजनीतिक दलों का चुनाव का प्रचार करने का। आप मान लीजिए बीजेपी का कोई बड़ा नेता आ रहा है या कांग्रेस का नेता आ रहा है, बावल की बात करें, अगर दीपेंद्र एक ही पार्टी के एक ही आदमी की अगर वहां इशारा कर दे, अगर टिकट इसकी फाइनल है, तो ये जो इतने टिकट के दावेदार थे जो भीड़ लेके गए थे, वो नहीं जाते, वो क्यों खर्चा करते अपनी जेब से? क्यों लोगों को भरकर बसों में, गाड़ियों और उनमें लेके जाते, क्यों सभा में खर्चा करते हो? तो ये राजनीतिक बिल्कुल जितने भी राजनीतिक दल है, उन्होंने एक राजनीतिक जो प्रोग्राम है उनको एक इवेंट के तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है। वो राजनीतिक सभाएं नहीं रही,
वो इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। किस तरीके से भीड़ जुटाई जाए, किस तरह से लोग हमारी पॉपुलरिटी हो, किस तरह से न्यूज कवरेज हो, किस तरह लोग ज्यादा से ज्यादा आए और सभी नेताओं को कैसे हमने प्लेटफॉर्म देना है। एक इवेंट के तौर पे हो गया है ये प्रोग्राम। जो राजनीतिक दल थे, पहले प्रोग्राम होते थे राजनीतिक मुद्दों में, इलाके की समस्याओं के लिए। जो इलाके के मोदीज लोग जो होते थे ना, चाहे वो आर्थिक रूप से बेशक कमजोर हो, मगर जिनकी इलाके में पकड़ होती थी, जो बात के धनी होते थे, ईमानदार और मोदी जिनको गिना जाता, उन लोगों को स्टेज पर तवज्जो दी जाती थी, बैठाया जाता था, उनका मान सम्मान होता था। अब मान सम्मान की परिभाषा राजनीति में पैसे के बदले हो गई है। आपका कितना भी वर्चस्व हो, आप कितने पॉपुलर, कितने ईमानदार छवि के आदमी हो, आपको स्टेज पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में या मीडिया में, एड में आपको और न्यूज में जगह नहीं मिलेगी जब तक आपके पास पैसा नहीं है। अब राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया, पैसे का बोलबाला हो गया है। जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं सब इसको एज ए व्यवसाय देखने लग गए। आप बात करें वर्करों की, वर्करों को आप सुख सुविधा मत दो, आप वो नहीं जाएंगे नेता के साथ। बोले क्या करेंगे जाके, पानी नहीं, खाना नहीं, और नहीं, कौन गर्मी में मरेगा, कूलर एसी नहीं जाएंगे। वो सुविधाएं उनको एसी गाड़ियों की जाने के लिए चाहिए। पहले राजनीति सेवा का माध्यम होता था, एक लोगों का लगाव था नेता से। अब नहीं नहीं 50% मैं बावल पे आपसे बात कर रहा था। ये जो नेता इतने सारे पैदा हो जाते हैं, ये पार्टी के लिए नुकसान भी तो करेंगे भाई। जैसे टिकट मिलेगी बगावत होगी, दमादम भगेंगे, फिर भगदड़ मचेगी। आप नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, वो एक ही रात में आपका खेल बिगाड़ जाएंगे। क्यों आज उन्होंने अपने 4 बैनर लगा दिया, अपना नंबर बना लिया, किसी ने 8 बैनर लगा लिया, अपने नंबर बना लिया, लेकिन वो पार्टी के लिए तो डेडिकेटेड नहीं है ना। जो हवा बना रहे भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये घास के चक्कर में कपास तो नहीं खा जाएगी, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए पार्टी की आला कमान। बोले जी दीपेंद्र हुड्डा सोचे मैं बावड़ में गया जी, वहां तो तूफान आ रहा है हमारा, और बाद में पता चले पाटिया साहब जैसे दान सिंह का पाटिया साहब हो गया। और हम दान सिंह के लिए कह रहे थे आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, क्योंकि अंदर के जब हमने रात को 10 बजे दान सिंह का इंटरव्यू किया था, हम रहने वाले नारनौल के, वहां के हमने अंदरूनी हालात जब जाने, बोला कहीं ना कहीं धोखा होगा इनके साथ, जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम जीते पड़े हैं। मोहन जी, दान सिंह की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि दान सिंह की 2-3 वजह है जिनकी वजह से वो चुनाव हार सकते हैं। 2 था, एक तो उनका अति उत्साह, अति कॉन्फिडेंस। दूसरा उनका जो तरीका, तौर तरीका था ना, राजनीतिक सभाओं का, हाव भाव का, बात करने का था, वो लहजा एक लड़कपन का था। जैसे एक युवा का, और एक तरह से कहें एक शब्द राजनीति में कई बार उल्टे बोल दिए जाते हैं, एक दबाव वाले जो राजनीतिक जो होता है ना आदमी, उस तरह का जो उसका रवैया, एटीट्यूड था ना, वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया चुनाव से पहले ही। उसके बाद जो टीम थी वो ज्यादा टीम प्रॉपर्टी डीलरों की थी और युवाओं की थी, जो शोर शराबा ज्यादा कर रहे थे, मगर उनका राजनीतिक धरातल के ऊपर उनके पास वोट बैंक कम था। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बावल में भी हमने जो आजकल पता किया, जो हम 2 दिन से लगातार बावल में रहे हैं, आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर है वहां, टिकटों के दावेदार। कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, किसी को अपनी पता नहीं किस किस तरीके के कारोबार वहां पर कर रहा है, जिसको देखिए अब टिकट का यानी कि एक सबसे बड़ा हो गया, आप राजनीति में आ जाओ, दूध के धुले आप हो जाओगे। अब मैं बात करूं आगे, आप बात करें बावड़ की। बावड़ के अंदर भी क्या चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि वहां कांग्रेस की सरकार अब आ रही, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर 50% तो वो लोग हैं जिन्होंने केवल अपने राजनीतिक व्यापार को बचाए रखना है। उसको बचाने के लिए वो अपने एक तरह से वो दिखाएं अपनी कृतज्ञता, वो अब कांग्रेस के प्रति दिखाने लग गए हैं कि आगे सरकार जब बदल रही है, जो किसी पार्टी में से पहले रहे हो, चाहे इनेलो में, बीजेपी में रहे हो, 50% तो वो लोग हैं जो अपनी कृतज्ञता, अपनी हाजिरी को केवल जाहिर करने के लिए ही ये बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो अब नाराजगी हो गई, उन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लिया है, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ वहां ज्यादा रुझान हो गया बावड़ के अंदर। और ये 50% तो वो लोग हैं केवल अपना राजनीतिक लाभ नहीं, उनको व्यापारिक लाभ देखना है, आगे प्रॉपर्टी डीलिंग कर ली है, इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, अपने और जो काम धंधे करने हैं। 50% तो वो लोग हैं जो पोस्टर बैनर लगा के अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अधिकारियों को और जनता को। बीजेपी में भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, हिम्मत दिखाई है, 2-4 ने गए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में ऑलरेडी बावल जैसे बनवारी लाल जी हैं, तो सबको डर लगता है टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। 2 बार वो वहां से विधायक रहे हैं, अब वो नाराजगी कितनी हो पाती है, कितना टिकट के वक्त, और जैसा आप पहले भी विश्लेषण में कह रहे थे कि भाजपा की मजबूरी होगी बनवारी लाल को टिकट देना, राव का हाथ में धरवाया जाएगा बनवारी लाल पे। मोहन जी देखिए, भाजपा के कमाऊ पूत है बनवारी लाल। अगर वो कमाऊ पूत नहीं होते तो जिसने पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता। दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करना
एक तरह से बिल्कुल मैसेज दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के आला नेता हैं उनका आशीर्वाद उनको पूर्ण रूप से प्राप्त है, और जिस तरह से इस भ्रष्टाचार के जो जांच चल रही है उनके अंदर उनको बचाकर केवल अफसरों तक गाज डाली जा रही है, तो ये साफ निर्देश देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 99% टिकट बनवारी लाल जी की पक्की है, उनको मिलेगी। कोई ऐसा कोई अचंबा आश्चर्य हो जाए, कोई वजह बन जाए चुनाव के बिल्कुल नजदीक उनकी टिकट काटनी पड़ जाए, तो वो मैं कह नहीं सकता, मगर अभी तक पॉसिबिलिटी उन्हीं की टिकट की है। अब क्या है, कांग्रेस के अंदर ज्यादा दावेदार इसलिए है, अब वहां का बावड़ का लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया वो बिल्कुल उलट आया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया, तो लोकसभा उम्मीदवार बिल्कुल बाहरी था, फिर भी वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दी है। अब उसी में चाहते हैं कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट है, किसी तरह हमारी लॉटरी वहां से लग जाए, टिकट हमें मिल जाए तो हम वहां से विधायक बन जाएंगे। पैसे का एक बोलबाला बहुत बड़ा राजनीति में हो गया। मैक्सिमम आप वो लोग देखेंगे जिनके उद्योग धंधों के अंदर जिनके कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदारी है, या जो प्रॉपर्टी में पैसा कमा चुके हैं, वो लोग ही वहां ज्यादा टिकट की दावेदारी और मांग कर रहे हैं। नहीं, औद्योगिक क्षेत्र ये भी एक बड़ी वजह है कि भाई बड़े बड़े उद्योग आएंगे, कमाई का अच्छा जरिया होगा, आरक्षित सीट वैसे है, दूसरा कोई लड़ नहीं सकता। मोहन जी मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कई बातें ना फिर वो निजी ले जाते हैं नेता अपने ऊपर। पिछली अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, चाहे जेजेपी के वहां नेता रहे हो, चाहे भाजपा के नेता रहे हो, अलायंस में सरकार रही, उन्होंने अपने काम धंधे को उद्योगों के सहारे काफी फला फुला लिया, खूब पैसे कमाए, उन्होंने खूब मलाई लूटे, खूब माल लूटा है। आधों ने तो मीडिएशन का काम किया है, अवैध वसूली उद्योग धंधों से करके, वहां के ठेकेदारों से करके आगे सरकार को या अपने सीनियर नेताओं को उन्होंने माल पहुंचाने का काम किया है, खूब मलाई खाई है। अब वो छोड़कर कई पलायन कर गए कई दूसरी पार्टियों के अंदर, और वो अपने उसी व्यापार धंधे को बचाए रखने के लिए, अपनी पेट दिखाने के लिए वो अपने निष्ठा कांग्रेस के लिए समझ गया। अगली आपसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बात कर लेंगे। आपने भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट खूब देखा हुआ है, क्या रामविलास जी की टिकट कर सकती है इस बार? और जो बीच में चर्चा थी कि भाई आरती राव बटेली से लड़ेगी, तो वहां के जो सिटिंग एमएलए है सीताराम जी, उनमें भी खलबली है, और राव नरेंद्र जी नार रोड छोड़ करके आए थे, बोला अटेली से लड़ूंगा, तो उनमें भी खलबली मच गई। उधर संतोष है, वो अटेली से तैयारी कर रही थी, उनमें भी खलबली मच गई। तो क्या लगता है ये अभी और खलबली मचेगी और अभी बदलेगा बहुत कुछ? क्योंकि राव बीच के अंदर एक ऐसा पेच फंस गया आरती राव वाला, अगर वो आरती राव को लड़ाएंगे तो अटेली में भगदड़ मचेगी। ये मान रहे हो आप इस बात को? देखिए महेंद्रगढ़ की आप बात करें, रामविलास जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने समय के कद्दावर नेता रहे हैं, मगर रामविलास जी का एक पुराना कल्चर और एक तरीका भी रहा है। अब वो पुराने समय के अंदर आर्थिक रूप से अगर उनकी बात करें, क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो उनके ऊपर लोगों के अंदर एक सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में साहित्य की जगह अहमियत जो दी है, वो एक राजनीतिक को व्यापार की तरह उन्होंने यूज करना सीखा है। उसका उदाहरण आपको रेवाड़ी नगर परिषद की जब टिकटों का वितरण हुआ था, उस समय भी बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे थे, मगर क्या ये बातें प्रूव नहीं कर सकते? राव खेमे में आना ज्यादा नुकसान देगा। दूसरी बात ये, अब जो अब लोकसभा का चुनाव हुआ तो रामविलास जी का जिस कद अपना वो मानते हैं, उसके हिसाब से उनका बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, और वो भाजपा की लहर होने के बावजूद भी वो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो ये भी उनका एक माइनस पॉइंट है। तो अब मुझे नहीं लगता, और भी कई अंदरूनी बातें हैं जिसकी वजह से उनके हाई कमान के अंदर नंबर कम है, कि उनके पीछे कई ऑडियो वायरल हुए थे, उनके कई रिश्तेदारों के प्रॉपर्टी के जो विवाद है, उनके जो समर्थकों के उनके भी कई जगह ऑडियो और मुकदमे थाने में दर्ज हो चुके हैं। तो कई तरह की जो उनकी जो बातें हैं ना, वो हाई कमान तक पहुंची हुई है, तो इसलिए हाई कमान अब नहीं चाहता, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर चलते चलते नरबीर का और बता दीजिए, वो भी तैयारी लग रहा है, वो भी सरकार से खबा है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अब नरबीर जी को भी लग रहा है कि हाँ, हरियाणा के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लगातार अपना मुंह खोल रहे हैं और कह रहे सरकार से मेरी करा लो सर्वे और मैं टिकट में नंबर 1 हूं। मोहन जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था 75 पार का, उसकी उस समय ये लगता था जितने भी नेता थे किसी भी दल के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते थे, कि एक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया था, लोगों का माइंड वॉश किया गया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है कि उसके अंदर जगदीश यादव है, चाहे संतोष है, चाहे नरवीर है, और भी बहुत से नेता हैं, तो वो चुप हो गए, उनको आश्वस्त किया गया था सरकार हमारी बन रही है, बेशक आपकी टिकट कट रही है, हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। मगर जब चुनाव परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के ऊपर सिमट गई और उनको
जेजेपी की बैसाखी के सारे सरकार बनानी पड़ी, तो जो अहम मलाई के पद जो थे, और सरकार को यह कहे तो 4 साल तक पूरे पूर्ण रूप से जेजेपी ने ही चलाया है, और उन्होंने ही उस सरकार को चलाने का तरीका सीखा। भारतीय कोसली की आप बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं कोसली में चला तो पाई। सबके तो साथ हुआ। अब क्या अभी देखिए, नहीं, कोसली में तो अनिल पार्लवास के साथ भी हुआ, वो भी बीजेपी में थे, टिकट के दावेदार से मिल गए लक्ष्मण को, जगदीश यादव थे दावेदार, भाई इन दोनों को इग्नोर कर दिया गया और वहां लक्ष्मण को टिकट दे दी गई। उससे नाराजगी, आज अनिल पार्लवास कांग्रेस में आ गए वापिस, अब वो वहां दावेदारी कर रहे हैं कि मेरी मैं उसी बात पे तो आ रहा हूं जी। मैं उसी बात को तो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग रही थी, उन सबको आ रही है, तो वो सब इसलिए विरोध नहीं किया उन्होंने उस समय टिकट कटने का। सरकार आ रही है, उनको आश्वस्त किया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सर्वोच्च नेताओं की तरफ से, आपको कहीं ना कहीं अहम पदों पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, आप पार्टी के अंदर रहिए और सत्ता आती हुई सत्ता को ठोकर मत मारिए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में रुक रहे, मगर जिस तरह से 40 सीटें आई और पूरे 5 साल निकलने के बाद भी इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, इनको पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं मिली, कोई पद नहीं मिले, तो इन्हें अब लगने लगा अब अगर वही परिस्थिति दोबारा आ गई, आप साथ रहते तो दिक्कत रहेगी। इसलिए इन सब की इंटरनल बातें होती रहती है, मीटिंग होती रहती है। और एक चीज और बताऊं मोहन जी, इन सबको सरकार की 40 सीट आने के बाद बड़ा दुख हुआ इस चीज का। अगर हम भी कहीं किसी ना किसी तरह रणधीर कापड़ीवास की तरह अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेते तो एक माहौल क्रिएट हो जाता दक्षिणी हरियाणा के अंदर, और भाजपा की 40 सीटें भी नहीं आती, और आप अधिकांश निर्दलीय लड़ने वाले चुनाव जीतते और आप मंत्री बनते, आपका सहयोग होता। ये इनको अब तक इस बात की टीस है कि उसमें संतोष यादव है, चाहे नरवीर है, चाहे जगदीश है और अन्य नेता, सबको इस चीज का दुख है। आप लोगों ने गलती कर दी, अब उसके लिए बिल्कुल चाहिए थी हिम्मत, चाहिए थी हिम्मत दिखाई। बॉबी राव जी आपको लगता है अगर हिम्मत दिखा देते हैं 19 में तो बीजेपी की 40 भी नहीं आती और बीजेपी को डेंट लगता। और इस बात तो खुद यानी कि कांग्रेस बड़े उत्साहित है, अब कैप्टन साहब कहने लगे हम 75 पार करेंगे इस बार। सर ऐसा है कि बीजेपी की सरकार तो पिछली बार बननी ही नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी ये जो टिकट जिनका नाम ले रहे हो ये लोग इलेक्शन लड़ जाते, और अगर हुड्डा साहब को 6-8 महीने पहले हरियाणा की बागडोर दे दी जाती तो कांग्रेस सरकार बन गई थी। पिछली बार ही कांग्रेस सरकार बन गई थी, इसमें कोई 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 तो राय नहीं। तो इस बार आप मान लो एक तरफा बन जाएगी, इस बार बन जाएगी। अब तो कमांड है, अब तो कांग्रेस की टिकट मांगने वाले देखो ना कैसे कूद रहे हैं लगातार। नहीं, एक तरफा नहीं है, मगर हाँ ये है बीजेपी का ग्राफ काफी नीचे है, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर है। चुनाव में अभी 2 महीने का टाइम है, परिस्थितियां देखो क्या बनती हैं। अगर कोई पार्टी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये खेल सारा गलतियों का है, अगर कुछ पार्टी ने कोई गलती कर दी अगले 15-20 दिन में तो वो तो सारा वो उल्टा ही पड़ सकता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए चढ़ते जब आप चढ़ रहे होते हैं ना तो कोई पैड़ी मिस ना हो जाए, आप ऐसा ना फिसल करके नीचे आ जाए, सांप सीढ़ी वाला आपके साथ हो जाए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है, गलती ना करे, कोई गलत बयानबाजी ना करे। जो लोकसभा में हुई बयानबाजी का ये खामियाजा है, जो यानी कि 5 सीटों का नुकसान कहे कांग्रेस को, नहीं 10 की 10 सीटें आ जाती कांग्रेस की अगर बयानबाजी ना करते, एक होकर के लड़ते तो। और इसीलिए बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, बीजेपी को भी 5 सीट चली गई। यही मान रहे हैं ना, हम मान रहे बयानबाजी का नुकसान मान रहे लोकसभा में, बब्बर को जाता फायदा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बॉबी राव जी मान रहे। अच्छा सुरेंद्र जी, चलिए सुरेंद्र जी, आपको लगता है वहां अगर टिकट मान लो किसी की कटी और बाद में बगावत हुई तो वो नुकसान होगा? जिस तरीके से अपने कांग्रेस देख रही है कि हम तो इस बार एक तरफ आ रहे हैं, 55-60 सीट हमारी आ जाएगी। मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक है, जब किसी की मान लो सिटिंग एमएलए की टिकट कटती है तो नुकसान तो होता है, लेकिन अब जो पहले हुआ करता था भाई चुनाव को बिल्कुल ही वो कर दे, वो वाली बात अब रही नहीं। अब मान लो जो वोट पड़ते हैं वो 19 में 75 पार का नारा बीजेपी ने लगाया, कईयों की टिकट कटी, अगर वो बागियों के कापड़ीवास की तरह हिम्मत दिखा देते तो लगता है 40 भी आती सीट। देखो कापड़ीवास जी ने जो हिम्मत दिखाई वैसी हर जगह हिम्मत दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे यहाँ तो जो है, अब मान लो मैं इनकी अगर बात करूं, जो आज एमएलए बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले जब चुनाव लड़े थे तो इनके वोटों को मैं बताते मुझे शर्म आती है। तो ये पार्टी के नाम पर ही वोट मिलते हैं और ये बिना पार्टी के लड़के देख लो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, राव साहब ने जब राव वीरेंद्र सिंह जी ने कर्नल राम सिंह जी की टिकट रेवाड़ी से काटी थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनके मात्र 2000 वोट आए थे वहां से।
तो बहुत फर्क पड़ता है जब टिकट कट जाती है, जब निर्दलीय आदमी लड़ता है तो उसके अंदर और पार्टी की टिकट के ऊपर। तो कुल राष्ट्रीय मिलाकर के पार्टी जैसे विनय बात ये है, बता अगर रहे, अपना वोट बैंक है तो पार्टी का वोट बैंक उसको जिता सकता है। अगर खुद का अच्छा खासा वोट बैंक, और खुद का नहीं है, भाई राव इंद्र जी तो खुद का अच्छा खासा वोट बैंक है, पार्टी के वोट बैंक मिल गए, वो फिर भी इतनी यानी कि टकराव के अंदर वो जीत गए। तो यही तो चीज एक सबसे बड़ी मायने रखती है, विधानसभा चुनाव में भी यही बातें मायने रखेंगी। हमने पिछली डिबेट में भी आप कहा था भाई राव साहब का हर एक विधानसभा में पूरा प्रभाव है, लेकिन क्योंकि राव साहब जो बार बार लोगों के बीच में कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, और उनकी मौजूदगी के अंदर जब केंद्रीय गृह मंत्री ने यह फैसला दे दिया कि भाई नायब सिंह सैनी के उसमें लड़ा जाएगा, तो राव साहब का प्रभाव इन चुनावों के अंदर मुझे नहीं लगता भी कोई मायने रखेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, परसों जो सट्टे का जो मार्केट, जी जी, परसों जो सट्टे का मार्केट था, उन्होंने अभी से कांग्रेस की 55 सीटें दिखा रहे हैं, बीजेपी की 25 सीटें दिखा रहे हैं, और 6 से लेकर 10 सीटें वो निर्दलीय व आदर्श की दिखा रहे हैं। तो आज जो हालात है हरियाणा के अंदर, विनय जी एंड कर दीजिए, विनय जी एंड कर दीजिए 2 मिनट के अंदर। मोहन जी देखिए, अभी क्या है, कांग्रेस अति उत्साह में चल रही है। आज का जो दौर चल रहा है, माहौल चल रहा है, कांग्रेस बहुत भारी उत्साह में है, और इस समय सर्वाधिक टिकट मांगने वालों की लाइन हर एक विधानसभा में, लगभग 80% विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं की है। अब मैं मानता हूं 50% टिकटें तो कांग्रेस की तय है लगभग, अब किनको कहां से मिल सकती हैं जो नहीं कटेंगी, मगर 50% जो टिकटें हैं वो किस आदमी को किस आधार पे दी जाती है वो डिपेंड करेगा। फिर कौन सा नेता कौन पलायन करके भाजपा कांग्रेस में आएगा, कांग्रेस का भाजपा में जाएगा या अन्य दल में जाएगा, और कौन किसको हरवाने के लिए कितनी मेहनत काम करेगा, जिताने के लिए नहीं, हरवाने के लिए। जो किसी अच्छे नेता की या आप माने टिकट के दावेदार नेता की टिकट असलियत की कटती है तो वो जिताने की वजह उसको हरियाणा में ज्यादा दम लगाता है, हरियाणा के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा अब कौन से नेता। टिकट वितरण के बाद तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, टिकट वितरण के बाद तस्वीर साफ आएगी। एक एक टिकटों की मारामारी इस बार दोनों पार्टियों के अंदर है। अगर कुछ सीटें भाजपा गलत टिकट बांट देगी तो भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, बहुमत क्या किसी के समर्थन से भी नहीं आएगी। और अगर कांग्रेस ने 20-25 सीटों के टिकट वितरण में गलती कर दी तो फिर कांग्रेस को भी बिना किसी के समर्थन के इंडिपेंडेंट सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े। जाहिर है इस वक्त जो स्थिति है कि एक एक टिकट को ध्यान से बांटना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो दोनों पार्टियों में है बगावत हो जाए और इसका फायदा कोई तीसरे को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहें अति उत्साहित कांग्रेस हो रही है उसको भी एक एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो टिकटों के दावेदारों की फौज है वो कहीं बाद में नुकसान ना दे जाए, क्योंकि बगावत ना हो जाए। बगावत होगी तो किस तरीके से वोटों का बिखराव होगा और इससे दूसरी पार्टी को फायदा होगा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।